नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। क्या पुतिन के खिलाफ रूस के अंदर कोई विद्रोह पनप रहा है? इस सवाल की चर्चा इसलिए क्योंकि पुतिन अपने ही गुरु की बेटी पर एक्शन लेने जा रहे हैं, जो रूस के अंदर पुतिन के विरोध का एक प्रतीक बन चुकी है। पुतिन अपने राजनीतिक विरोधियों पर कार्रवाई क्यों करना चाहते हैं और क्या है पुतिन और उनके गुरु की अनसुनी कहानी? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। यूक्रेन की बर्बादी और पुतिन के बीच जो भी आएगा सब खत्म होगा। चाहे वो खुद पुतिन के गुरु की बेटी ही क्यों ना हो। अगर पुतिन को लगता है कि उनके गुरु की बेटी भी यूक्रेन की बर्बादी के रास्ते में आ रही है, तो पुतिन अपने गुरु की बेटी को भी सजा दे सकते हैं। यानी यूक्रेन की बर्बादी तय है। आखिर कौन है सीनिया सबचक, जिनको सजा देने का फैसला पुतिन कर सकते हैं? आखिर क्यों सीनिया सबचक के खिलाफ रूस की तमाम सरकारी एजेंसियां लगातार सबूत तलाश रही हैं? सीनिया को पुतिन सजा क्यों देना चाहते हैं, जबकि पुतिन सीनिया को बहुत लंबे समय से जानते हैं? सीनिया सबचक जो बहुत ज्यादा इमोशनल है, वो रूस के एक टेलीविजन पर पॉलिटिकल डिबेट में पहले रोती हैं और फिर डिबेट छोड़कर चली जाती हैं। आखिर उनको इतना गुस्सा क्यों आता है कि वो एक डिबेट के अंदर ही अपने विरोधी पर पानी फेंक देती हैं? क्या सीनिया सबचक रूस के अंदर लोगों को पुतिन के खिलाफ भड़का रही हैं? आखिर क्या है पुतिन और सीनिया सबचक की दुश्मनी का पूरा सच? और कौन है सीनिया सबचक के पिता अनातोली सबचक, जिनको पूरी दुनिया पुतिन के गुरु के नाम से जानती है? रूस और यूक्रेन के बेहद घमासान युद्ध के बीच में पुतिन सीनिया सबचक पर कार्रवाई करना चाहते हैं। लेकिन इसकी वजह जानने के लिए हमें आज से 30 साल पहले जाना होगा, जब पुतिन एक जासूस के तौर पर रूस में प्रसिद्ध हो चुके थे, लेकिन उनकी कोई राजनीतिक हस्ती नहीं थी। ये तस्वीर देखिए, पुतिन के साथ ये कौन बैठा है? पुतिन के साथ बैठे हुए शख्स का नाम है अनातोली सबचक। पुतिन को वाकई में पुतिन बनाने वाले अगर कोई शख्स थे तो वो थे अनातोली सबचक। अनातोली सबचक रूसी कानून के विद्वान थे। वो रूस के ऐतिहासिक शहर सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर थे। अनातोली सबचक साल 1991 से 1996 तक सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर रहे। अनातोली ने पुतिन को अपना प्रतिनिधि यानी डिप्टी मेयर बना दिया था। यहीं से पुतिन के राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे पुतिन अपने आकर्षक व्यक्तित्व के चलते बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गए। रूस में साल 1999 के दौर में पुतिन की लोकप्रियता चरम पर पहुंचने लगी और कुछ ही हफ्तों में वो रूस के प्रधानमंत्री बन गए। इस पूरी राजनीतिक यात्रा में पुतिन का साथ दिया था अनातोली सबचक ने। साल 1995 के दौर से सीनिया और पुतिन एक दूसरे को जानने लगे थे, क्योंकि सीनिया पुतिन के गुरु अनातोली की ही बेटी थी। लेकिन साल 2000 में अनातोली की मौत के बाद सीनिया और पुतिन के बीच की दूरी बढ़ती चली गई। सीनिया सबचक और पुतिन के बीच कटुता इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सीनिया ने पुतिन के खिलाफ राष्ट्रपति पद का चुनाव भी लड़ा और तब पूरी दुनिया के कैमरे सीनिया की तरफ घूम गए। हर तरफ सीनिया की ग्लैमरस लाइफ की चर्चा होने लगी। सीनिया सबचक को पहले रूस में
एक पार्टी गर्ल के रूप में जाना जाता था। वो रियलिटी शोज में हिस्सा लेती थी और डांस करने का शौक था। वो बला की खूबसूरत है, इसीलिए रूस के लोगों के बीच काफी ज्यादा मशहूर रही। खासकर रूस के युवाओं के बीच उनकी एक बड़ी अपील थी। लेकिन आज से 4 साल पहले यानी साल 2018 में सीनिया ने पुतिन के खिलाफ राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने का फैसला किया और फिर उन्होंने पुतिन को चुनौती देने का अभियान शुरू कर दिया। दरअसल पुतिन की विरोधी रही पुतिन के गुरु की ही बेटी सीनिया सबचक ने चुनाव के दौरान पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सीनिया ने आरोप लगाया कि रूस की राजनीति के लिए महिलाओं के दरवाजे आखिर क्यों बंद हैं। सीनिया ने यह भी आरोप लगाए कि रूस के अंदर एक महिला का वेतन पुरुष के मुकाबले 30% कम है। पुतिन और सीनिया के बीच सबसे बड़ी जंग शुरू हुई राष्ट्रवाद के मुद्दे पर। दरअसल सीनिया ने यह कहना शुरू कर दिया कि पुतिन और उनके समर्थकों का राष्ट्रवाद झूठा है। सबसे बड़ी बात, रूस ने हथियारों के दम पर यूक्रेन के इलाके क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था। लेकिन सीनिया ने चुनाव प्रचार के दौरान ये कहना शुरू कर दिया कि क्राइमिया पर कब्जा करके रूस ने 1994 के बुडापेस्ट समझौते का उल्लंघन किया है। सीनिया ने यह भी कहा कि क्राइमिया की स्थिति पर एक जनमत संग्रह करवाया जाए। इस तरह के दावों से पुतिन की नाराजगी बढ़ती गई और पुतिन के समर्थकों ने यह कहना शुरू कर दिया कि सीनिया रूस के विरोधियों की एजेंट हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर सीनिया अपनी बात किस माध्यम से कहती, क्योंकि पूरे रूस में अगर कोई मीडिया है तो वो सरकारी मीडिया है और पूरे सरकारी मीडिया पर पुतिन का कंट्रोल है और हर एक अहम पद पर पुतिन के ही करीबियों का कब्जा है। अब जरा ये तस्वीर देखिए, कैसे पुतिन के करीबी व्लादिमीर सोलोवियेव के एक कार्यक्रम में सीनिया रोने लगी और फिर रोते हुए डिबेट छोड़कर चली गई। पुतिन जिसके खिलाफ हो जाते हैं उसकी राजनीति रूस के अंदर चल नहीं सकती। ये पुतिन के बेहद करीब रहे व्लादिमीर सोलोवियेव हैं, जिन्होंने अपने टीवी शो में सीनिया को रोने पर मजबूर कर दिया। सीनिया को डिबेट शो में अपशब्द कहे गए, जिसकी वजह से वो रोने लगी और डिबेट छोड़कर चली गई। Одного кандидата – это безобразие доведения женщины до слез. Следующая наша встреча завтра. Со зрителями я не прощаюсь, но прошу ЦИК учесть то, что происходит здесь. एक और वीडियो देखिए, जब व्लादिमीर सोलोवियेव के ही डिबेट शो में पुतिन के एक समर्थक ने सीनिया सबचक को मूर्ख कहा तो सीनिया इतनी ज्यादा नाराज हुई कि उन्होंने पानी फेंक कर अपना गुस्सा जाहिर किया। Оскорбляете женщину. Ну если она тупая. Владимир Вольфович, если мозгов нет. Видишь, вот видишь? Вот идиотка, что, убери ее отсюда. और इसके बाद भी इस कार्यक्रम में सरेआम सीनिया को गालियां दी गईं और सीनिया को अपमानित करने वाला ये सारा मंच सजाया था व्लादिमीर सोलोवियेव ने, जिनके लिए कभी-कभी खुद पुतिन भी बैटिंग करते हैं। पुतिन सिर्फ अपनी ही विचारधारा वाले लोगों को पसंद करते हैं। पुतिन ने आरोप लगाया था कि व्लादिमीर सोलोवियेव का कत्ल करने के लिए ज़ेलेंस्की ने अपनी स्पेशल टीम भेजी थी। रूस की स्पेशल फोर्स ने सोलोवियेव का कत्ल करने आए ज़ेलेंस्की के एजेंट्स को एक ऑपरेशन करके गिरफ्तार करवा लिया था और फिर व्लादिमीर सोलोवियेव के लिए एक बयान भी जारी किया था। Органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты и доказательства неопровержимы. पुतिन टीवी एंकर सोलोवियेव को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो जोशीले भाषण देते हैं और पुतिन के लिए रूस के अंदर माहौल बनाने का काम करते हैं। Если вы считаете, что мы остановимся на Украине, подумайте 300 раз. И если вы считаете, что мы остановимся на Украине, подумайте 300 раз.
लेकिन दूसरी तरफ पुतिन अपने गुरु की ही बेटी सीनिया को पसंद नहीं करते, क्योंकि सीनिया क्राइमिया में जनमत संग्रह करवाने की बात कहती हैं। सीनिया पर आरोप ये लगाया गया कि उनको विदेशी फंडिंग मिल रही है और इसीलिए वो पुतिन के खिलाफ है। अगर विदेशी फंडिंग के सबूत मिल गए तो रूस सीनिया को विदेशी जासूस घोषित कर देगा और दंडात्मक कार्रवाई करेगा। सीनिया सबचक पर पुतिन एक्शन तो जरूर लेना चाहते हैं, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि उन पर कोई इल्जाम लगे, क्योंकि अगर सीनिया पर सीधी कार्रवाई की जाती है तो सीनिया की लोकप्रियता रूस के अंदर बढ़ सकती है और पुतिन की राजनीति को झटका लग सकता है। इसीलिए रूस की संस्थाएं अब लगातार सीनिया सबचक के अकाउंट्स की तलाशी कर रही हैं। यूक्रेन में युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, युद्ध लंबा खिंच रहा है और यूक्रेन के अंदर से रूस के सैनिकों की लाशें मॉस्को पहुंच रही हैं। रूस की जनता की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है और इसीलिए पुतिन के प्रचार तंत्र ने यह कहना शुरू कर दिया है कि यूक्रेन युद्ध से रूस के लोगों की जिंदगी और बेहतर होगी। अब देखना यह है कि क्या सीनिया पुतिन के खिलाफ अपनी राजनीतिक जंग को आगे बढ़ा पाती हैं या फिर उनका अंजाम बुरा होने जा रहा है। और यूक्रेन के बोरोदवांका शहर में एक बैंक्वेट हॉल में रूसी सैनिकों ने अपना बेस बनाया है। रूसी टैंक ने पूरे हॉल और उसके पीछे की इमारत को अपनी चपेट में लिया है। उसी से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बोरोदवांका शहर में। इस शहर में कई दिनों तक रूसी सेना का कब्जा रहा था। मेरे पीछे ये जो मलबा आप देख पा रहे हैं, दरअसल ये एक बैंक्वेट हॉल हुआ करता था। यहाँ पर रेस्टोरेंट भी था, यहाँ पर शादियों की पार्टी होती थी, बर्थडे पार्टियां होती थी और भी ज्यादा खुशियां मनाई जाती थी। यहाँ पर अलग अलग सेलिब्रेशंस होते थे, लेकिन अब यहाँ पर मातम पसरा हुआ है और इस बैंक्वेट हॉल को तबाह करने के पीछे की कहानी भी खौफनाक है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मैं ये आपको बताऊंगी। ये करम आप ये दिखाइए, दरअसल ये जो मलबा है यहीं पर रूसी टैंक तैनात थे और रूसी टैंक के पार्ट्स अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये पार्ट है टैंक का, उधर भी एक पार्ट पड़ा हुआ है और यहीं पर रूसी सैनिकों ने इस टैंक के जरिए इस पूरे इलाके को निशाना बनाया जो अब वीरान हो चुका है। ये बोरोदवांका का साइन है, ये आप देख सकते हैं शहर जो इसमें लिखा हुआ है। पीछे वी का साइन आप देख सकते हैं। दरअसल रूसी सेना जहां से भी जाती थी वो वी और जेड का निशान बनाती थी और अपनी मौजूदगी दर्ज की। अब हम अंदर आते हैं, ये आप पूरा एरिया देख सकते हैं। यहीं पर पार्टियां होती थी। आप देखेंगे कि यहाँ पर अब कुछ भी नहीं बचा है। अब पूरी तरीके से तस्वीर अब बदल चुकी है। अंदर वहां पर वो बैंक्वेट हॉल जिसके शीशे अब टूट चुके हैं, वहां पर फिर से इस बैंक्वेट हॉल को शुरू करने का काम शुरू हो रहा है कि कैसे शुरू किया जाए। ये अनएक्सप्लोडेड आर्टिलरी शेल है, इसीलिए रोका जाता है हमें कि हम अंदर तक ना जाएं, क्योंकि जगह जगह इस तरह की आर्टिलरी शेल जो कि अनएक्सप्लोडेड हैं ये मिल जाती हैं और ये अगर ये फायर के संपर्क में आती हैं तो फिर यहाँ पर धमाका हो जाता है, हो सकता है। ऐसे में बहुत ही सावधानी से हम भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जगह जगह इस तरह की अनएक्सप्लोडेड शेल्स रूसी सैनिक छोड़ करके गए, बहुत सारे अपने हथियार भी छोड़ करके गए। यहीं पर अलग अलग आयोजन होते थे, ये जिनको खुले में पार्टी करनी होती थी, अंदर कवर्ड ये पूरा एरिया था, लेकिन अब सब कुछ तहस नहस हो चुका है। रूसी सेना का तांडव यहाँ पर कई दिनों तक देखने को मिला था। इसी बैंक्वेट हॉल को उन्होंने अपने रहने का जरिया बनाया। कई दिनों तक वो लोग यहाँ पर मौजूद थे। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ जसप्रीत कौर, न्यूज़ 18 इंडिया। और पुतिन की सेना ने भले ही आज मारिउपोल पर कब्जे का औपचारिक ऐलान कर दिया, लेकिन कीव अब भी उनके लिए दूर है। कीव में स्थिति अभी सामान्य है, लेकिन पुतिन ने जो प्लान दक्षिण यूक्रेन के लिए तैयार किया था उसमें वो कामयाब होते नजर आ रहे हैं। लेकिन कीव के लिए क्या है पुतिन का प्लान? क्या पुतिन कीव से अपनी सेना पीछे हटाकर दुनिया को भटका रहे हैं? देखिए इस रिपोर्ट को। का किला ढहाने में रूस नाकाम। पटरी पर लौट रही कीव में जिंदगी। रूसी बॉर्डर तक पहुंची जंग की आज। जेलेंस्की के
चक्रव्यूह में पुतिन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन विजय का जो सपना देखा था, वो जंग के करीब 3 महीने गुजर जाने के बाद भी अधूरा है। रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन के कई शहर तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। इन हमलों में अब तक हजारों नागरिक और सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि लाखों लोग जंग की वजह से यूक्रेन छोड़ चुके हैं। लेकिन फिर भी व्लादिमीर पुतिन की फौज न तो यूक्रेन के नागरिकों और सेना के हौसले और जज्बे को तोड़ पाई और न ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को डरा या फिर झोंका पाई है। 24 फरवरी की शुरुआत से ही रूसी सेना कीव पर कब्जे को लेकर बेताब नजर आ रही है। कई हफ्तों तक रूसी सेना ने कीव पर कब्जे की कोशिश भी की, लेकिन यूक्रेनी सेना ने उसके हर मंसूबे को नाकाम कर दिया। अब तक ऐसा ही वाकया सामने आया कि कैसे कीव की जंग के दौरान यूक्रेनी सेना के एक मास्टर स्ट्रोक ने यूक्रेन की राजधानी पर रूसी सेना के कब्जे के प्लान पर पानी फेर दिया था। दरअसल रूसी सेना राजधानी कीव के उत्तरी दिशा में बसे एक छोटे से गांव पर कब्जा करने की पूरी तैयारी कर चुकी थी, लेकिन जैसे ही यूक्रेनी सेना को रूस के इस प्लान का पता चला, उसने इरपिन नदी पर बने बांध के दरवाजे खोल दिए। इसका अंजाम ये हुआ कि इस गांव के आसपास के हजारों एकड़ इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए और पानी की वजह से जमीन पर कीचड़ जम गया, जिसकी वजह से रूसी टैंक और सैनिक गांव की सीमा में घुस ही नहीं पाए। इतना ही नहीं, रूस की सेना को कीव तक ना पहुंचने देने के लिए यूक्रेन की सेना ने कीव और उसके आसपास के इलाकों को जोड़ने वाले कई पुल खुद ही उड़ा दिए। नतीजतन रूसी सेना कीव तक पहुंच ही नहीं पाई और कई हफ्तों तक राजधानी कीव पर बमबारी और हवाई हमले करने के बावजूद वो कीव के किले को भेदने में नाकाम रही थी। ऐसे ही एक पुल पर न्यूज़ 18 की टीम पहुंची। जिस पुल के नीचे मैं मौजूद हूँ, ये काफी अहम है। ये वही पुल है जिसको यूक्रेन की आर्मी ने उड़ा दिया था ताकि रूसी सेना कीव के अंदर दाखिल ना हो जाए। आप मलबा देख सकते हैं और अब इस पुल को बनाने का काम हो रहा है। ये एक ऐसा पुल है जो कीव को यूरोप के बाकी देशों से जोड़ता है। इसके अलावा कीव को यूक्रेन के अलग अलग इलाकों से भी जोड़ता है। अब मैं आपको पीछे की तस्वीरें दिखा देती हूँ। दरअसल यहाँ पर एक वैकल्पिक रास्ता तैयार किया गया है जहाँ से गाड़ियों की आवाजाही हो रही है और पीछे वैकल्पिक पुल भी तैयार किया गया है। मार्च की शुरुआत में कई दिनों तक यहाँ पर युद्ध चला था और यहीं पर यूक्रेन की सेना यहाँ पर मौजूद थी। इधर से ही रूस को उल्टे पांव पीछे लौटने पर यूक्रेन ने मजबूर कर दिया था। कई हफ्तों तक कीव के आसपास के गांव और छोटे शहरों में कहर बरसाने के बाद रूसी सेना तो वहां से वापस लौट गई, लेकिन वो अपने पीछे दर्द की ऐसी खौफनाक कहानियां छोड़ गई जिसे याद कर इन इलाकों में रहने वाले लोग आज भी सहम जाते हैं। Коли я встала, я вже бачила взривну хвилю. Вона була така, як ото в фільмах показують. І потім мене вже збило з ніг і сипалось все. इना लेवचेंको का आरोप है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के शहरों के रिहायशी इलाकों के साथ साथ वहां मौजूद स्कूलों पर भी जानबूझकर बमबारी और हवाई हमले किए थे। Ну, якщо це кидалась бомба, вони бачили, що це школа, правильно? Якщо це були якісь гради, то вони могли кудись потрапити не туди. Але я вважаю, що це було якесь ціленаправлене знищення, якесь запугування, я не знаю, от доведене до якогось такого жаху людей. यूक्रेन की राजधानी कीव पर तो कब्जे में नाकाम रहा था, लेकिन कीव और उसके आसपास के इलाकों में रूसी सेना के हमलों की वजह से भयंकर तबाही फैली। रूसी और यूक्रेन फौज के बीच हुई जंग का खमियाजा इन इलाकों के लोगों को आज भी उठाना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ऐसे ही एक इलाके में पहुंची जहां लोगों को राशन के लिए घंटों लाइन में खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बोर्दियांका शहर में। यहाँ पर लोगों के आशियाने उजड़ गए, उनका कारोबार छिन गया, अब खाने के भी लाले पड़ चुके हैं। मेरे पीछे तस्वीरें आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे हजारों की तादाद में इस वक्त लोग मौजूद हैं। ये लोग इसलिए खड़े हैं क्योंकि यहाँ पर राशन बंट रहा है। यहाँ पर जो शुरुआत हुई है, लाइन की शुरुआत मैं आपको दिखाती हूँ, काफी लंबी है। देखिए पीछे कर हम आप वो तस्वीरें दिखाइए, वहां से लाइन शुरू हो रही है जो काफी लंबी है। आप समझिए कि लोग सुबह 5 बजे से इंतजार कर रहे हैं राशन के लिए। सरकार और वॉलंटियर्स की तरफ से कोशिश की गई है कि लोगों को राशन मिले ताकि कोई भी भूखा ना सोए। एक मुहिम चलाई गई है, हर दिन इसी तरीके से यहाँ पर काफी तादाद में लोग पहुँचते हैं, उनको राशन बांटा जाता है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी का दावा है कि रूसी फौज ने कीव पर कब्जे की नाकाम कोशिशों के दौरान पूरे इलाके में भयंकर तबाही मचाई। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी कीव के उत्तर में चर्नेव शहर में रूसी सेना की बमबारी की वजह से शहर में 3500 इमारतें तबाह हो गईं। रूसी सेना ने शहर पर अंधाधुंध हवाई हमले किए।
हमले में शहर के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। आने वाले दिनों में रूस डॉनबास इलाके में ऐसे ही हमले कर सकता है। रूस को कीव की जंग के समय भारी नुकसान उठाना पड़ा था। यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में रूसी सैनिकों की लाशें पड़ी है। अब यूक्रेन की सरकार फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक के जरिए उनकी पहचान कर रूस में उनके घर वालों को उनकी मौत की इत्तला दे रही है। लेकिन जिन इलाकों से रूसी सेना खदेड़ी गई है, वहां से खौफनाक कहानियां बाहर आई हैं, जो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि रूसी सैनिकों ने अपने ऑपरेशन के समय वहां की महिलाओं से दुष्कर्म किए। कीव के बाहर के इलाके से एक ऐसी ही महिला ने दुनिया के सामने आकर उनके साथ रूसी सैनिकों की बर्बरता की आपबीती बताई है। 42 साल की इस महिला का आरोप है कि 9 मार्च की रात को डैनियल नाम के एक रूसी सैनिक ने उनका रेप किया और रेप करने वाले रूसी सैनिक की उम्र 19 साल थी। इस महिला का कहना है कि उसके साथ दुष्कर्म करने वाले रूसी सैनिक को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल यूक्रेन सरकार रूसी सैनिकों को किए दुष्कर्म के ऐसे कई मामलों की जांच कर रही है। Ко мне относился как не женщине, не как к матери, а как, извините за выражение, как проститут. कीव से रूसी सेना की वापसी के बाद से शहर में जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। लेकिन रूसी सेना के हमलों से तबाह हुए शहर में चारों तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। राजधानी कीव के लोगों को भी रोजमर्रा की चीजों के साथ ही पेट्रोल की किल्लत का सामना भी करना पड़ रहा है। लिहाजा शहर के लोग अब इलेक्ट्रिक कारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। It's a very difficult period for Ukrainian and even people who lost their jobs. They are ready to buy electric vehicles because they need to earn money. They need to drive. They just need to take their children to different places. It's clear. And nowadays the popularity is increasing and increasing. And I see only the future of the electric vehicles. Купляти, тому що дуже важко до кав'ярні добиратися. Тому взяв велосипед собі, майже на останні там гроші, там все взяв, таке все купую. Ось, і ніскільки не жалію про цей вчинок, ось катаю собі. कीव ही नहीं बल्कि खार्किव में भी रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब मिला है। आलम यह है कि आज की तारीख में यूक्रेन की सेना रूस के बॉर्डर पर खड़ी है। कभी कीव के किले का ख्वाब देखने वाली रूसी सेना को आज अपनी ही सीमा बचाने की नौबत आ गई है, वो भी यूक्रेन के सैनिकों से। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर जिस जंग का आगाज किया था, आज की तारीख में उस जंग की आंच खुद रूस की सीमा तक पहुंच गई है। यूक्रेनी सेना ने पहले तो रूसी फौज को राजधानी कीव के इलाके से खदेड़ा और अब वो खार्किव से रूस की सेना को खदेड़ते हुए रूस की सीमा पर खड़ी। और यूक्रेन के सैनिक का ये बयान रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की इस हकीकत को बयां करता है। Територіальної оборони України вийшов на рубіж і кордон на роздільну смугу з Російською Федерацією, з країною-окупантом. Ми дійшли, пане президент, ми тут. Ось з нами прикордонник. Передаємо йому знак за нашою спиною. Який знак? 910-1. Пане президент, ми дійшли. अगर खार्किव के वॉरफ्रंट पर यूक्रेन सेना को फतह मिली है तो मारिउपोल में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। करीब 82 दिन की जंग के बाद अजोवस्ताल स्टील प्लांट की हिफाजत की जंग लड़ रहे यूक्रेनी सेना की अजोव बटालियन के 265 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। इनमें 51 यूक्रेनी सैनिक गंभीर रूप से जख्मी हैं। अजोवस्ताल स्टील प्लांट से बाहर निकलते वक्त इन सैनिकों को उनके साथी स्ट्रेचर पर उठाए हुए थे। रूस और यूक्रेन के बीच हुए करार के मुताबिक अजोवस्ताल में पकड़े गए यूक्रेनी सैनिकों को रूसी सैनिकों की रिहाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस बीच अजोव रेजिमेंट के कमांडर का कहना है कि उनकी यूनिट के सैनिकों ने अपने ऑपरेशन को बखूबी अंजाम दिया है। Війні підрозділами завжди є ризик. На війні немає повністю безпечних планів та операцій. Ти завжди ризикуєш. Головне усвідомити, чи прораховані всі ризики, чи пропрацьований план Б. Чи віддався ти повністю цьому плану, який повинен поєднувати в собі виконання поставленої задачі та максимальне збереження життя та здоров'я особового складу.
अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में फंसे सभी यूक्रेनी सैनिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लेकिन मारियुपोल के मेटर का आरोप है कि हिटलर ने दूसरे विश्व युद्ध में जितने लोग मारे थे, पुतिन ने उससे दोगुने से भी ज्यादा लोग मारे। उनका आरोप है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 2 साल तक मारियुपोल पर नाज़ी सेना का कब्जा रहा और नाज़ी सेना ने शहर के 10,000 लोगों को मारा था। लेकिन रूसी सेना ने मारियुपोल में महज 2 महीने की लड़ाई में ही 20,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया। यूक्रेन सरकार का यह दावा है कि अभी भी मारियुपोल शहर के करीब 3,000 लोगों को रूसी सेना ने कैद किया हुआ है। इन सब के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव में हालात पहले से कुछ ठीक होते नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक कई देश कीव में अपने दूतावास खोलने का ऐलान कर रहे हैं। 17 मई से राजधानी कीव में भारतीय दूतावास में एक बार फिर कामकाज शुरू हो गया है। इस बीच यूक्रेन ने रूस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो डोनेट्स इलाके के कई शहरों के सैन्य और रिहायशी इलाकों पर कब्जा करने के लिए उन पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। यानी रूस और यूक्रेन के बीच ये जंग अभी थमेगी नहीं। इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जानकारी मिल रही है। इस वक्त बड़ी खबर के तौर पर वो ये कि दिल्ली के एलजी अनिल बैजल का इस्तीफा हो गया है। उन्होंने इस्तीफा दिया है, निजी वजहों से इस्तीफा देने की जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर, दिल्ली के एलजी अनिल बैजल का इस्तीफा हुआ है। जो कारण निकलकर सामने आ रहे हैं वो ये कि निजी कारणों की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन ये अभी दिल्ली के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर, ऐसे वक्त में जहां ये खबर आ रही है कि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस्तीफा दिया है। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल के इस्तीफे को लेकर हमारे साथ विक्रांत जुड़ रहे हैं। विक्रांत, निजी वजह या फिर कुछ और भी निकलकर सामने आ रही है बातें? देखिए, अभी तो निजी वजह उपराज्यपाल की तरफ से बताई गई है और राष्ट्रपति भवन को उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। दिल्ली में करीब 5 साल से वो काम कर रहे थे उपराज्यपाल के पद पर और शुरुआत में कई मामलों में दिल्ली सरकार के साथ तनातनी हुई थी कई फैसलों को लेकर। और इस कार्यकाल को इस चीज के लिए भी याद रखा जाएगा कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के अधिकारों के बीच क्या दूरी है, किसके कितने अधिकार हैं, इसको लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। लेकिन अब दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने इस्तीफा दे दिया है। और दूसरी बड़ी एक और चीज अगर हम इसमें राजनीतिक तौर पर जोड़ करके देखें तो एमसीडी भी दिल्ली की उसका भी कार्यकाल खत्म हो चुका है। उसके लिए भी सरकार को एक नए अधिकारी की नियुक्ति करनी है जो चलाएगा एमसीडी को। तो इस समय इस टाइमिंग पर उनका इस्तीफा होना और निजी कारणों से इस्तीफा देना, इसकी राजनीतिक वजहें भी तलाशी जाएंगी। लेकिन अभी अनिल बैजल की तरफ से जो इस्तीफा भेजा गया है उसमें निजी कारण ही इसमें बताया गया है। जी विक्रांत, शुक्रिया जानकारी के लिए। और अब यूक्रेन से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। फिनलैंड और स्वीडन ने आज नेटो में शामिल होने के लिए किया आवेदन। रूस की धमकी के बावजूद दोनों देशों ने नेटो में शामिल होने का लिया फैसला। पुतिन ने कहा, नेटो विस्तार से रूस को कोई सीधा खतरा नहीं है। रूस यूक्रेन के चल रहे युद्ध के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया कांस फिल्म फेस्टिवल को संबोधित। चार्ली चैपलिन की फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर का जिक्र करते हुए पुतिन को बताया तानाशाह। कहा, यूक्रेन के हमले पर आज के सिनेमा को भी बोलने की जरूरत। मारियुपोल शहर यूक्रेन के हाथ से निकला, यूक्रेनी सेना की टुकड़ी ने किया सरेंडर। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने जारी किया बयान, मारियुपोल पर रूस का पूरा कंट्रोल। 694 यूक्रेनी सैनिकों ने किया सरेंडर। रूसी सेना का दावा, यूक्रेन के अज़ोवस्ताल में यूक्रेनी सेना ने सरेंडर किया। रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस ने ज़ापोरिज़िया में यूक्रेन के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया। रूस ने कहा कि जवाबी कार्रवाई में यूक्रेनी टैंकों को ड्रोन हमले में मार गिराया। यूक्रेन युद्ध में रूस ने उतारे टॉर M2 एयर डिफेंस सिस्टम। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यह डिफेंस सिस्टम दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही मार गिराने की क्षमता रखता है। रूस यूक्रेन पर कलेबर मिसाइलों से कर रहा है हमला। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को बनाया गया निशाना। डोनेट्स्क के एक इलाके में रूसी सेना ने की जोरदार बमबारी। इलाके में धुएं का छाया गुबार। यूक्रेन का आरोप, रूस रिहायशी इलाकों पर कर रहा है हमले।
यूक्रेनी सेना ने रूसी सैनिकों पर की जोरदार बमबारी। एक के बाद एक कई बम गिराए गए। मोर्चा छोड़कर भागे रूसी सैनिक। पूरे इलाके में छाया धुआं। यूक्रेन सेना ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन युद्ध में 3,752 नागरिकों की मौत। संयुक्त राष्ट्र ने पुष्टि की 4,062 लोग हुए घायल। और यूक्रेन की बोरोद्वांका शहर में रूस ने काफी नुकसान पहुंचाया। अधिकांश लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है। लोगों के पास राशन भी खत्म हो चुका है। देखिए वहां के हालात पर ये रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बोर्दियांका शहर में। यहाँ पर लोगों के आशियाने उजड़ गए, उनका कारोबार छिन गया। अब खाने के भी लाले पड़ चुके हैं। मेरे पीछे तस्वीरें आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे हजारों की तादाद में इस वक्त लोग मौजूद हैं। ये लोग इसलिए खड़े हैं क्योंकि यहाँ पर राशन बंट रहा है। यहाँ पर जो शुरुआत हुई है, लाइन की शुरुआत मैं आपको दिखाती हूँ, काफी लंबी है। देखिए पीछे करम आप वो तस्वीरें दिखाइए, वहां से लाइन शुरू हो रही है जो काफी लंबी है। आप समझिए कि लोग सुबह 5 बजे से इंतजार कर रहे हैं राशन के लिए। इससे पहले एक ट्रक आया था डिलीवरी के लिए, लेकिन अब ट्रक यहाँ पर मौजूद नहीं है। आप देखेंगे कि वहां से ये जो लाइन जा रही है, इसमें बड़ी तादाद में बुजुर्ग भी मौजूद हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर राशन नहीं बच रहा है। हम इधर से आते हैं, ये देखिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इससे पहले राशन बट रहा था, वो खत्म हो गया। अब यहाँ पर फिर से कब तक सामान पहुंचेगा ये किसी को मालूम नहीं है। और आप समझिए कि यहाँ पर सरकार और वॉलंटियर्स की तरफ से कोशिश की गई है कि लोगों को राशन मिले ताकि कोई भी भूखा ना सोए। एक मुहिम चलाई गई है। हर दिन इसी तरीके से यहाँ पर काफी तादाद में लोग पहुँचते हैं, उनको राशन बांटा जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर खड़े हैं, कुछ खाने के पैकेट्स भी यहाँ पर बांटे जा रहे हैं ताकि घंटों जो लोग इंतजार कर रहे हैं उनको दिक्कत ना हो, वो कुछ खा पाए। लोगों के पास फंड्स नहीं है, जब पैसे नहीं है तो लोग राशन कैसे खरीदेंगे, अपनी जिंदगी की मूलभूत सुविधाओं को कैसे पूरा करेंगे। और ये तस्वीरें देख करके समझा जा सकता है कि लोग अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दिनों से गुजर रहे हैं, जैसे तैसे जिंदगी जी रहे हैं। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ जसप्रीत कौर, यूक्रेन, न्यूज़ 18 इंडिया। और बात पुतिन का खतरा नंबर 101 की, क्योंकि अमेरिका ने एक ऐसी खतरनाक मिसाइल टेस्ट करने का दावा किया है जिसका पहला टारगेट मॉस्को हो सकता है। क्या है वो मिसाइल और अमेरिका ने कब उसकी टेस्टिंग की है, देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले 3 महीनों से दुनिया सिर्फ और सिर्फ मिसाइल लॉन्च किए दिल दहला देने वाली तस्वीरें ही देख रही है। सबसे ज्यादा मिसाइल पुतिन ने दिखाई है। लॉन्चिंग पैड से परमाणु मिसाइल की लॉन्चिंग से लेकर पुतिन ने विक्ट्री परेड में भी अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलें दिखाई। इसके बाद चीन ने डराया। चीन से ऐसी खबरें आने लगी कि शी जिनपिंग ने कैरियर किलर DF-21 मिसाइल की टेस्टिंग शुरू कर दी है। और उनका सबसे बड़ा टारगेट है प्रशांत महासागर में टहलने वाला अमेरिका का 7वां बेड़ा। और अब नंबर आया है अमेरिका का, जिसने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को एक न्यूक्लियर बॉम्बर से आजमाया है। कुल मिलाकर पहले पुतिन ने विक्ट्री परेड में मिसाइल दिखाई, फिर चीन से DF-21 के सीक्रेट टेस्ट की खबर आई, और अब अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल चलाई है। यानी दुनिया में परमाणु युद्ध के खतरे का तापमान इस वक्त 100 डिग्री पर चल रहा है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध ने अमेरिका को एक तरह से बांध कर रखा हुआ है, और अमेरिका अपनी ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 का टेस्ट भी डाल चुका है। लेकिन पुतिन के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए बाइडेन ने कहा कि बस बहुत हो चुका, अमेरिका को अपना हाइपरसोनिक हथियार दुनिया को दिखाना ही पड़ेगा। और फिर टेस्ट लॉन्च की गई अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइल। अमेरिका
अमेरिका का दावा है कि ये टेस्ट कामयाब रहा और उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज से 5 गुना तेज रफ्तार से उड़ी। ये टेस्ट दक्षिण कैलिफोर्निया के पास B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर से हुआ, जब ARRW यानी एयर लॉन्च रैपिड रिस्पांस वेपन को उड़ते हुए विमान से लॉन्च किया गया। B-52 बॉम्बर से लॉन्च या कहें कि अलग होने के बाद इस मिसाइल का बूस्टर चालू हुआ और फिर यह मिसाइल तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी, स्पीड की आवाज से 5 गुना तेज। अमेरिका का दावा है कि इससे पहले उसने मार्च में भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया था। अमेरिका हाइपरसोनिक हथियार बना रहा है, लेकिन वो रूस से इस मामले में अभी पीछे है। रूस के पास पूरी तरह टेस्टेड और भरोसे के साथ इस्तेमाल की जा रही किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो आवाज से 10 गुना तेज रफ्तार से वार करती है। वहीं अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन तीनों मिलकर हाई स्पीड वेपन सिस्टम के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। Никому не нужна Украина, это расходный материал в гибридной, тотальной войне против Российской Федерации. Теперь это уже не вызывает ни у кого никаких сомнений, это объявлено публично.